फिर से आज हम उपस्थित हैं आपके बीच आपदा प्रबंधन का दूसरा चैप्टर लेकर। वही क्लास 10th का जो बीटीसी का बुक है भूगोल का, उसके खंड ख का आपदा प्रबंधन का जो चैप्टर पढ़ना है, पहला चैप्टर आपका क्लियर करवाया गया था। दूसरा चैप्टर आज लेकर हम उपस्थित हैं। पिछले क्लास की भांति एक क्लास में फिर से आपको पूरा ऑब्जेक्टिव, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय कंप्लीट करवाया जाएगा। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि क्लास स्टार्ट करने से पहले आप अपने समक्ष, आप अपने सामने भूगोल का बुक लेकर बैठेंगे ताकि आपको क्वेश्चन समझने में, ऑब्जेक्टिव समझने में काफ़ी सहूलियत मिलने वाली है। उसके अलावा आपको कॉपी और पेन भी साथ में रखना है ताकि मैं जो आपको क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा साथ ही साथ आप उसको नोट करते चलिए। मैं आपको पहले से बुक के बारे में सारी बातें बता चुका हूँ। हाँ, आप खंड ख का दूसरा चैप्टर निकालकर आप अपने सामने रखेंगे। आपके दूसरे चैप्टर का नाम है प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, बाढ़ और सुखाड़। बात क्लियर होता है कि इस चैप्टर के अंदर में हमें बाढ़ और सुखाड़ दोनों प्राकृतिक आपदाओं के बारे में पढ़ना है। आपके भूगोल के बुक का खंड ख आपदा प्रबंधन का इकाई 2 है, जो पेज नंबर 282 में स्टार्ट हो रहा है और इसका जो अभ्यास क्वेश्चन आंसर है 290 पेज नंबर में स्टार्ट हो रहा है। आप सबसे पहले अपने बुक का पेज नंबर 290 निकालेंगे और अपने सामने रखेंगे और एक एक करके प्रत्येक ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव में लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रत्येक क्वेश्चन हम आपको आज क्लियर करवाएंगे, जैसा कि पिछले क्लास में आपको करवाया गया था। अगर पिछला क्लास आपने नहीं किया है तो वीडियो सेक्शन में जाकर आप आपदा प्रबंधन इकाई 1 आप देख सकते हैं। पूरा इकाई 1 उसमें डीपली पढ़ाया गया, प्रत्येक ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव सारा क्वेश्चन उसमें करवाया गया है। चलिए अब आप अपने सामने बुक रखिए और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न पहला है। थोड़ा सा पिछला जो चैप्टर हमारा था उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। उसमें हम पढ़े हुए थे आपदा के बारे में कि आपदा कितने प्रकार के होते हैं। तो आपदा 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक आपदा, मानव जनित आपदा। प्राकृतिक आपदा में आपको बाढ़, सुखाड़ ये सब बताया गया था। वही प्राकृतिक आपदा का ही ये चैप्टर है। प्राकृतिक आपदा का ये चैप्टर है जिसमें आपको बाढ़ और सुखाड़ दोनों के बारे में पढ़ना है। अब आप पेज नंबर 290 निकालिए और चलते हैं ऑब्जेक्टिव की तरफ। देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। बाढ़ कैसे आती है? जल के अधिकता होने के कारण। बाढ़ कैसे आती है? जल के अधिकता होने के कारण। सबसे पहला क्वेश्चन है कि नदियों में बाढ़ आने का कारण क्या है। इसका ऑप्शन नंबर क है, जल की अधिकता। ख नंबर में है, नदी की तली में अवसाद की जमाव। ऑप्शन ग है, वर्षा का अधिकता। क्या है कि जब वर्षा होगा तभी जल की अधिकता होगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वर्षा हो जाने से ही बाढ़ आता है। जब तक जल की अधिकता ना हो बाढ़ आ ही नहीं सकता है। इसलिए पहला क्वेश्चन का ऑप्शन का इसका आंसर हो जाएगा। आपकी सहूलियत के लिए बगल में बुक का फ्रंट पेज, ताकि आपको बुक पहचानने में परेशानी ना हो। और उसके बाद जो क्वेश्चन आपको पढ़ाया जा रहा है उस पेज का जो इमेज है आपके बगल में चल रहा है। आप यहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल की अधिकता। क्वेश्चन एक बार फिर से दोहराते हैं, नदियों में बाढ़ आने की प्रमुख कारण क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर का आंसर हो जाएगा जल की अधिकता। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। तो बिहार का जो उत्तरी क्षेत्र है सबसे अत्यधिक बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र? उत्तरी क्षेत्र। ऑप्शन नंबर घ इसका आंसर हो जाएगा। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। तो ऑप्शन नंबर घ ठीक आप लगा लीजिए। चलते अब तीसरा क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? उम्मीद करता हूँ कि इसका आंसर आपको पता ही होगा। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। किस नदी को? कोसी नदी को। ऑप्शन नंबर ग इसका आंसर हो जाएगा, कोसी नदी। चलिए अब बढ़ते हैं चौथा क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है, बाढ़ क्या है। पिछला चैप्टर आपका पढ़ाया हुआ था उसमें ही आपको बताया गया था कि बाढ़ प्राकृतिक आपदा है। तो क नंबर इसका ऑप्शन जो है प्राकृतिक आपदा, यही आपका सही आंसर होगा। आपको ऑप्शन नंबर क में टिक लगा लेना है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सूखा किस प्रकार की आपदा है।
इसके बारे में भी हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि सूखा या सुखाड़ प्राकृतिक आपदा है, तो फिर इसका भी आंसर जो है ऑप्शन नंबर क है। ऑप्शन नंबर क में हम टिक लगाएंगे, प्राकृतिक आपदा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 6 की तरफ। सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? तो सूखा का स्थिति कैसे आता है? तो जब जल की कमी होती है, जल की कमी होने की वजह से जब ज़मीन नमी खो देती है, ज़मीन में नमी नहीं बच पाता है, तो उसी को सुखाड़ की स्थिति कहा जाता है। सूखे की जो स्थिति आती है, सूखे की स्थिति धीरे धीरे आती है। इसका जो ऑप्शन नंबर ग है, धीरे धीरे, यही इसका आंसर हो जाएगा। टिक लगा लीजिए आप। अब आप पेज नंबर नेक्स्ट पेज में यानी कि 291 की तरफ अब आप रुख करेंगे। 291 पेज नंबर में पहला क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7वां 291 पेज का पहला क्वेश्चन नंबर 7 है, सूखे के लिए जिम्मेदार कारक है। तो वर्षा की कमी सूखे के लिए जिम्मेदार कारक है, क्योंकि जल का जो मुख्य स्रोत है वर्षा का ही जल है। अगर वर्षा नहीं होती है तो जल की कमी हो ही जाएगी, जिसके कारण सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है। इसलिए 7वां क्वेश्चन है, सूखे के लिए जिम्मेदार कारक है, तो ऑप्शन नंबर का वर्षा की कमी इसका आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन 8 है कि सूखे से बचाव का एक प्रमुख तरीका है। सूखे से बचाव का एक प्रमुख तरीका है, तो सूखे से बचने का एक ही तरीका हो सकता है क्या? जल की उपलब्धता। अब चलिए ऑप्शन इसका पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर का है, नदियों को आपस में जोड़ देना, जो कि संभव है, इसे संभव किया जा सकता है, लेकिन ये इतना इजी काम नहीं है कि हम सूखे के बचाव का एक प्रमुख तरीका है। इसका हम देखते हैं, ऑप्शन इसका हम पढ़ते हैं, कहे नदियों को आपस में जोड़ देना। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, नदियों को आपस में जोड़ने का काम करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। इसका ऑप्शन नंबर का है, वर्षा जल का संग्रहण करना। हम ये कर सकते हैं, वर्षा जल का संग्रहण विभिन्न तरीकों द्वारा किया जा सकता है। हम अपने छत पे भी वर्षा जल का संग्रहण कर सकते हैं, कुआं खुदवाकर, तालाब खुदवाकर वर्षा जल का संग्रहण किया जा सकता है, जो काफ़ी हद तक सूखे की स्थिति से हमें निजात दिलाता है। ग है, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करना। बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है जो कि मानव द्वारा उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसका जो ग ऑप्शन है ये तो सरासर गलत है। बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करना घ है, इनमें कोई नहीं। अब क्या है कि सूखे से बचाव का सबसे प्रमुख कारण है जल उपलब्ध कराना, और जल की उपलब्धता तभी संभव है जब हम जल का संग्रहण करें, यानी कि ख नंबर इसका आंसर सही है। हम ख नंबर में यानी कि ऑप्शन नंबर ख में हम टिक लगा लेंगे। हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ। पिछले क्लास की भांति जब हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो चुका है, तो अब हम चलेंगे सब्जेक्टिव यानी कि विषयनिष्ठ के तरफ। विषयनिष्ठ में लघुतरीय क्वेश्चन है, और लघुतरीय में इस चैप्टर में कुल 7 क्वेश्चन हमें पढ़ना है। क्वेश्चन की तरफ रुख करेंगे हम। सबसे पहला क्वेश्चन है, बाढ़ कैसे आती है? हमें पता है कि बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। जब जल की अधिकता हो जाती है और जल यत्र तत्र अगर अत्यधिक मात्रा में फैल जाए, तो यही स्थिति बाढ़ कहलाती है। बाढ़ किसे कहते हैं? तो जब जल की अधिकता हो जाए और यत्र तत्र जल फैल जाए और जान माल की क्षति करने लगे, तो ये जो परिस्थिति उत्पन्न होती है, इसी परिस्थिति को बाढ़ कहा जाता है। चूँकि पिछले क्लास की भांति पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि एग्ज़ाम में हमें परिभाषा लिखना होता है। क्वेश्चन में सबसे ऊपर लिख दिया जाता है कि परीक्षार्थी यथासंभवतः अपने शब्दों में आंसर दें। परीक्षार्थी यथासंभवतः अपने शब्दों में आंसर दें, और वहाँ हमें परिभाषा लिखना होता है। इसलिए हम आपको प्रत्येक क्वेश्चन के साथ उसका डेफिनेशन भी लिखवाएंगे। आप अपना नोटबुक अपने सामने रखेंगे, हाथ में पेन होना चाहिए, और जब हम क्वेश्चन का परिभाषा लिखवाना स्टार्ट करेंगे, आपका पेन स्टार्ट हो जाना चाहिए, आप लिखना स्टार्ट कर देंगे। अगर कुछ वर्ड आपका छूट रहा है तो आप अपने वीडियो को थोड़ा सा बैक करके आंसर को लिख सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, बाढ़ कैसे आती है? बाढ़ कैसे आती है? तो इसका परिभाषा हम लिखेंगे कि मॉनसून के अनिश्चितताओं के कारण बाढ़ आती है।
जब मानसून की अनिश्चितता होती है तब वर्षा का तालमेल भी बिगड़ जाता है। चलिए हम पहला क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। पहला क्वेश्चन है बाढ़ कैसे आती है, स्पष्ट करें। इसका आंसर हम लिखेंगे मानसून की अनिश्चितता के कारण बाढ़ आती है। बाढ़ कैसे आती है तो लिखेंगे मानसून के अनिश्चितता के कारण बाढ़ आती है। भारतीय धर्म ग्रंथ के अनुसार, भारतीय धर्म ग्रंथ के अनुसार जल का देवता इंद्र को माना जाता है। भारतीय धर्म ग्रंथ के अनुसार जल का देवता इंद्र को माना जाता है। जिनके क्रोधित होने से अतिवृष्टि होती है और बाढ़ आती है। जिनके क्रोधित होने से अतिवृष्टि होती है और बाढ़ आती है। किंतु वर्तमान में मानवीय कारण माना जाने लगा है। मानव की गलतियों से वृक्ष काटे गए हैं, बांध को कमज़ोर किया गया है, जिसके कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि यह आंसर आपका क्लियर होगा। और आपका कुछ वर्ड छोटा है तो आप थोड़ा सा वीडियो को बैक कीजिए और फिर से आप ये आंसर पूरा लिख लीजिए। अब चलिए, जैसा कि इस आंसर में हमने चर्चा लिया अतिवृष्टि। अतिवृष्टि का मतलब क्या होता है तो अतिवृष्टि का मतलब हो जाता है अत्यधिक वर्षा होना। जितनी की आवश्यकता नहीं, अगर उससे ज़्यादा बारिश हो रहा है तो उसी को अतिवृष्टि कहा जाता है। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है बाढ़ से होने वाली हानियों की चर्चा करें। बाढ़ से होने वाली हानियाँ क्या क्या है इसका चर्चा करना है। देखिए, कोई भी प्राकृतिक आपदा हो, जैसे कि पिछला क्लास में आपको बताया गया था, कोई भी प्राकृतिक आपदा हो वो हानि पहुंचाता है। ठीक है, क्वेश्चन का डिमांड है कि बाढ़ से होने वाली हानियों की चर्चा करें, तो हम आंसर लिखेंगे। फिर से आप अपना पेन उठाइए और लिखना स्टार्ट कीजिए। लिखेंगे बाढ़ से अनेक हानियाँ होती है। क्या? तो बाढ़ से अनेक हानियाँ होती है जिससे अत्यधिक जनसंख्या प्रभावित होती है। जिससे अत्यधिक जनसंख्या प्रभावित होती है। उसके बाद उसी में लिखना है महामारी फैलना, मकानों का गिरना, फसलों की बर्बादी इत्यादि बाढ़ के हानिकारक पहलू हैं। आंसर क्लियर होगा? फिर से अगर आंसर छोटा हुआ है थोड़ा सा आप बैक कीजिए वीडियो को और आंसर अपना क्लियर कीजिए। ये आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन हो गया। अब बढ़ते तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि बाढ़ से सुरक्षा हेतु अपनाई जाने वाली सावधानियों को लिखें। अब क्या है, आपको पिछले क्लास में भी बताया गया था कि किसी भी आपदा का आपको पिछले भी क्लास में बताया गया था कि किसी भी आपदा का पूर्ण प्रबंधन संभव नहीं है। प्रबंधन करके आपदा के प्रभावों को कम किया जा सकता है, ना कि आपदा को रोका जा सकता है। चलिए क्वेश्चन फिर से हम दोहराते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि बाढ़ से सुरक्षा हेतु अपनाई जाने वाली सावधानियों को लिखें। हम आंसर लिखेंगे बाढ़ से सुरक्षा हेतु अपनाई जाने वाली सावधानियाँ निम्नलिखित है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। बाढ़ से सुरक्षा हेतु अपनाई जाने वाली सावधानियाँ निम्नलिखित है। अब करना क्या है, रोमन संख्या में पॉइंट डालना है। रोमन संख्या में पहला पॉइंट हम लिखेंगे, फर्स्ट नंबर, रोमन संख्या का फर्स्ट नंबर देकर लिखेंगे। लिखना है ऐसे इमारतों या भवनों का निर्माण, ऐसे इमारतों या भवनों के निर्माण रसायन मिश्रित कच्चे मालों का प्रयोग हो जिससे बाढ़
जिससे बाढ़ के बावजूद मकान बर्बाद ना हो, जिससे बाढ़ के बावजूद मकान बर्बाद ना हो। पॉइंट नंबर 2 अब लिखना है। दूसरा पॉइंट हम डालेंगे, लिखेंगे आम लोगों को सलाह देना, आम लोगों को सलाह देना कि मकान का निर्माण पूर्णतः नदियों के किनारे तथा नदियों के समीप सकड़ी ढलानों पर नहीं करना चाहिए। पॉइंट 2 क्लियर हुआ। पॉइंट नंबर 3 हम लिखेंगे, बाढ़ से यदि अब हम तीसरा नंबर पॉइंट लिखेंगे, इसके लिए तत्कालीन व्यवस्था होनी चाहिए और इस कार्य में पंचायत एवं आम जनता की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। ये आपका पॉइंट नंबर 3 हो गया। अब बढ़ते चौथे पॉइंट की तरफ। पॉइंट नंबर 4 लिखेंगे और लिखेंगे मकानों की नींव दीवार सीमेंट और कंक्रीट की होनी चाहिए। मकानों की नींव और दीवार सीमेंट और कंक्रीट की होनी चाहिए। आपका पॉइंट नंबर 4 क्लियर है। अब पॉइंट नंबर 5 हम लिखेंगे। 5 नंबर पॉइंट दीजिए और लिखेंगे स्तंभ आधारित मकान का निर्माण होना चाहिए। स्तंभ जिसको हम इंग्लिश में पिलर बोलते हैं, यानी कि जो हम मकान बनाएं वो पिलर का बना हुआ, उस मकान में पिलर का उपयोग होना चाहिए। पिलर जहाँ तहाँ उसमें दिया जाना चाहिए ताकि मकान हमारा क्या हो, मजबूत हो। चलिए, यह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हुआ। अब अगला क्वेश्चन है, बाढ़ नियंत्रण के लिए उपाय बताएं। यानी कि बाढ़ का नियंत्रण कैसे किया जा सकता है। बाढ़ का नियंत्रण तो असंभव है, लेकिन कुछ उपाय करके उसके प्रभावों को हम कम कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन है चौथा, एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि बाढ़ नियंत्रण के लिए उपाय बताएं। अब इसका आंसर हम लिखेंगे बाढ़ नियंत्रण के लिए मुख्य रूप से 2 तरह की सलाह दी जाती है। बाढ़ नियंत्रण के लिए मुख्य रूप से 2 तरह की सलाह दी जाती है। एक नंबर में लिखेंगे वैकल्पिक प्रबंधन। एक नंबर में क्या लिखना है, वैकल्पिक प्रबंधन। उसके बाद डैश दीजिए। डैश देकर लिखेंगे कि वैकल्पिक प्रबंधन में एक नंबर में डैश देकर लिखेंगे वैकल्पिक प्रबंधन में परिस्थितिकी के अनुरूप टिकाऊ प्रबंधन को प्राथमिकता दी गई है। टिकाऊ प्रबंधन को प्राथमिकता दी गई है। फुल स्टॉप। इसमें भवनों का निर्माण, मकान का निर्माण नदी से दूर, मकान की दीवार सीमेंट कंक्रीट से और स्तंभ का निर्माण काफ़ी गहराइयों का बताया गया है। ये आपका हो गया वैकल्पिक प्रबंधन। एक नंबर में लिखना है। अगर कुछ छूटा तो थोड़ा सा वीडियो को बैक कीजिए और क्लियर कीजिए इसको। अब 2 नंबर में लिखेंगे पूर्व सूचना प्रबंधन। पूर्व सूचना प्रबंधन का मतलब हो गया कि बाढ़ के बारे में पहले से जानकारी देकर पूर्व सूचना प्रबंधन लिखकर हम डैश देंगे और उसके बाद हम लिखेंगे कि इसमें सुदूर संवेदन सूचनाएं निश्चित रूप से एकत्रित की जानी चाहिए। इसमें सुदूर संवेदन सूचनाएं निश्चित रूप से एकत्रित की जानी चाहिए। पूर्व सूचना पर विद्यालय बंद कर देना चाहिए और स्थानीय अस्पताल में डॉक्टर और दवाई की व्यवस्था और खाद्य आपूर्ति की भरपूर व्यवस्था की जानी चाहिए। दूसरा पॉइंट हमारा क्लियर हुआ। यह हमारा चौथा क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। इसमें 1, 2, 3, 4 बाढ़ से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब हमें 5, 6, 7 नंबर जो क्वेश्चन पढ़ना है सुखाड़ से रिलेटेड क्वेश्चन है। चलिए, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5वां क्वेश्चन है कि सूखे की स्थिति को परिभाषित करें।
सूखे की स्थिति को परिभाषित करना है तो देखिए सूखा किसे बोला जाता है, तो जब जल की कमी हो जाती है तो वो स्थिति क्या कहलाता है, सूखा की स्थिति कहलाता है, जिसे हम सुखाड़ कहते हैं। चलिए हमें अब डेफिनेशन लिखना है। फिर से आप अपना पेन और कलम उठाइए, पेन और कॉपी उठाइए और लिखना स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे कि वर्षा की अत्यधिक कमी के कारण, वर्षा की अत्यधिक कमी के कारण जो समस्या उत्पन्न होती है उसे सुखाड़ की संज्ञा दी जाती है। वर्षा के अत्यधिक कमी के कारण जो स्थिति उत्पन्न होती है उसे सुखाड़ की संज्ञा दी जाती है। सुखाड़ के कारण मुख्यतः 3 प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है। सुखाड़ के कारण मुख्यतः 3 प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है। 1 नंबर में लिखेंगे फसल न लगने की समस्या, 1 नंबर में फसल न लगने की समस्या। 2 नंबर में हम लिखेंगे पेयजल की कमी, 2 नंबर में हमें लिखना है पेयजल की कमी। और 3 नंबर में हमें लिखना है मवेशियों के लिए चारे की कमी। 3 नंबर में लिखना है मवेशियों के लिए चारे की कमी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं छठा क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको क्वेश्चन समझने में परेशानी तो बगल में आप देख रहे हैं, आपके बगल में आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, आप यहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं, या तो फिर आप अपने सामने बुक रखिए। बुक का पेज नंबर 291 मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सुखाड़ के लिए जिम्मेवार कारकों का वर्णन करें। तो सुखाड़ के लिए एक ही जिम्मेवार कारक है, क्या, जल की कमी। हम लिखेंगे सुखाड़ के लिए आंसर हम लिखेंगे परिभाषा के तौर पे कि सुखाड़ के लिए जिम्मेवार कारक वर्षा की कमी है। सुखाड़ के लिए जिम्मेवार कारक वर्षा की कमी है। अब समझते हैं, अगर वर्षा नहीं होगी तो जल की कमी हो ही जाएगी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 है कि सुखाड़ से बचाव के तरीकों का उल्लेख करें। सुखाड़ से बचाव के तरीकों का उल्लेख करें। अब देखिए, चलिए अब हम इसका आंसर लिखते हैं। लिखना स्टार्ट कीजिए आप, मेरी आवाज़ को आप सुनते रहिए और लिखते रहिए। फिर से आप अपना पेन उठाएंगे और सामने कॉपी रखेंगे और लिखना स्टार्ट करेंगे। लिखेंगे सुखाड़ जैसी आपदा के प्रबंधन हेतु, सुखाड़ जैसी आपदा के प्रबंधन हेतु, सुखाड़ जैसी आपदा के प्रबंधन हेतु 2 प्रकार की योजनाएं आवश्यक है। 2 प्रकार की योजनाएं आवश्यक है। फुल स्टॉप देंगे, उसके बाद लिखेंगे ये है दीर्घकालीन और आपातकालीन, दीर्घकालीन और आपातकालीन। फुल स्टॉप देंगे, उसके बाद फिर से लिखेंगे दीर्घकालीन योजना के अंतर्गत, दीर्घकालीन योजना के अंतर्गत नहर, कौमा तालाब, कौमा कुआं, कौमा पईन, कौमा आहर के विकास की ज़रूरत है, के विकास की ज़रूरत है। फुल स्टॉप देंगे, उसके बाद लिखेंगे नहर के माध्यम से, नहर के माध्यम से जलाशयों में जल लाया जा सकता है। नहर के माध्यम से जलाशयों में जल लाया जा सकता है। कोसी कमांड द्वारा प्राकृतिक आपदा को कम करने का प्रयास किया गया है। कोसी कमांड के द्वारा प्राकृतिक आपदा को कम करने का प्रयास किया गया है। फुल स्टॉप देंगे, उसके बाद लिखेंगे तालाब बनाने का मूल उद्देश्य, तालाब बनाने का मूल उद्देश्य जल संग्रहण है, जल संग्रहण है। उसके बाद फुल स्टॉप देंगे और फिर से आगे लिखेंगे कुएं से भूमिगत जल का उपयोग किया जाता है। कुएं से भूमिगत जल का उपयोग किया जाता है। चलिए आपका ये लघु उत्तरीय क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब आपका दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन बचता है, जिसमें कुल मिलाकर 3 क्वेश्चन दिया गया है। ये तीनों क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दिया जाएगा, क्योंकि वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा और लिखने में तकलीफ होगी। इसीलिए सिर्फ ये जो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है इसका वीडियो आपको अगले दिन मिल जाएगा और आप इसका नोट्स आसानी से बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन जो आपको बताया गया सारा क्लियर होगा। आप अपना नोट्स रेडी कर लेंगे ताकि बाद में आपको याद करने में सहूलियत हो। अब मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि वीडियो तो आपके बीच रहेगा ही,
कभी ज़रूरत पड़े तो आप वीडियो भी देख सकते हैं, लेकिन याद करने के लिए नोट्स की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है, इसलिए नोट्स आप रेडी ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी इकाई 2 के आपदा प्रबंधन खंड ख इकाई 2 के दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में।